हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट फर्स्ट पेपर और इसमें सीडीपी की। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, सीटेट 150 नंबर का होता है और इसमें आपको 90 जनरल कैटेगरी में और एससी ओबीसी में 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जो ये अभी जनवरी में पेपर हुआ था, इसमें केवल 8% ही रिजल्ट गया सीटेट का। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास इस एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। नहीं, गलत भैया, प्रभावित होता है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। नहीं, ये सटीक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, और इस वजह से ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। और ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई नहीं, बिल्कुल गलत पड़ता है अन्य क्षेत्रों पर भी। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यही ऑप्शन दोस्तों सही होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से। केवल वर्ड नेगेटिव है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। केवल आप सीटेट में जहाँ केवल वर्ड मिल जाए, नेगेटिव एक ऑप्शन हो नहीं सकता है। केवल पर्यावरण से नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से ये हो सकता है ऑप्शन में। ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ये भी गलत। प्रभावित होता है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा का मतलब हुआ दोस्तों एक डेवलप कक्षा, क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, केवल नेगेटिव वर्ड काट देंगे हम इसे तुरंत। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। प्रगतिशील कक्षा अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों, अंक उन्मुख हम किसी अंक पे नहीं जोर देते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा होती है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। दोस्तों, यही ऑप्शन इसमें सही होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसका भी कोई मतलब नहीं। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, जीन पियाजे है इसमें, और ये लॉरेंस कोहलबर्ग है। ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे 100%। जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथापूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। दोस्तों, इन्होंने 3 ही चरण बताए हैं। ये चरण तो है भैया जीन पियाजे का, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे हमारे पास 3 चरण। तो इसमें सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, तो दोस्तों ये पहला ही इनका चरण है, प्रथा पूर्व चरण। और ये प्रथागत, ये दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है। ये चरण में थोड़ा आपको नाम इधर उधर देखने को मिलेगा, इसलिए इसके कई नाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूर्व और प्रथागत ऐसा देखने को मिले तो ये दूसरा होगा, पूर्व पहला चरण है और उत्तर तीसरा चरण इनका। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जिसमें संकल्पों का, पहला ऑप्शन है जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा ऑप्शन है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृत पैदा करे। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन में से ही होगा। पहला ऑप्शन ये इसलिए नहीं होगा, इन्होंने बोला है भैया जटिलता से सरलता की ओर, नहीं, सरल से जटिल होगा हमेशा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों, जो विद्यार्थियों की प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृत पैदा करे, नहीं, जो अपसारी चिंतन अधिगम सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को इसी तरीके। तो दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें।
दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन में चिंतन की बात नहीं की गई है तो आंसर हमारा चिंतन नहीं हो सकता। जैसे आप लोग क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ेंगे दोस्तों। अधिगम संकल्पों संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके प्रयोग करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शन में भी मिल रहा है, विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है और आंसर हमारा मिल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों। दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत का मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, सामाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल की, अप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत है इनका, दूसरा ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों, सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। दोस्तों हम इसको जैसे ले वाइगोत्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया, हम इसकी थ्योरी आपको पढ़ा देंगे अपनी नोट से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आज हम क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, पहली क्लास है दोस्तों सीटेट की मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछता है, अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर धमकी। तो भैया जेंडर पक्षपात है ये क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलता है दोस्तों पेपर में। आठवां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन नहीं, दंड आधारित कठोर नहीं, ये भी निगेटिव, दंड वगैरह ये सब दोस्तों निगेटिव वर्ड हैं, ये कभी हो ही नहीं सकते ऑप्शन में। पॉजिटिव अगर आपसे पूछा गया है तो निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं से, परीक्षा वर्ड भी निगेटिव है दोस्तों। ज्ञान की सक्रिय संरचना की बात की जा रही है तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? प्राथमिक कारक पूछा है दोस्तों, द्वितीयक भी पूछता है। पुस्तकें और पत्रिकाएं, यही ये तो द्वितीय कारक है। निकटस्थ परिवार, ये भी द्वितीय है। माता पिता का कार्यस्थल, ये भी सॉरी दोस्तों, अस्पताल के कर्मचारी ये नहीं होगा, ये द्वितीय कारक है। माता पिता का कार्यस्थल, ये भी द्वितीय कारक। पुस्तकें और पत्रिकाएं, ये भी द्वितीय कारक। निकटस्थ परिवार ही होगा दोस्तों प्राथमिक कारक। प्राथमिक कारक का मतलब बच्चों के समाजीकरण से मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? तो दोस्तों वो परिवार के ही संपर्क में आता है पहले, तो इसमें यही परिवार होगा दोस्तों। और विद्यालय द्वितीय कारक में आता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है? दोस्तों ये इनका तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने 4 चरण बताए हैं दोस्तों। इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, ये पहला चरण है दोस्तों। और दूसरा चरण है दोस्तों इस समय मुझे चरण याद नहीं आ रहे हैं, मैं चारों चरण एक उसमें बता दूंगा। जन्म से 2 साल ये है दोस्तों इनका पहला चरण, और 2 से 7 साल ये है दूसरा चरण, 7 से 11 साल ये है तीसरा चरण, और यही होगा हमारा उत्तर। और 11 से ऊपर ये है चौथा चरण, ये होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, पहला ऑप्शन दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तु केवल वर्ड दोस्तों नेगेटिव, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो। जब बच्चों सीखने के तरीकों से संबंधित ही नहीं होगा तो मतलब ही क्या है फिर उसका। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए समान वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि बच्चे कभी भी समान नहीं होते, हर बच्चा अलग होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, आकलन के लिए अलग तरीकों पर आधारित हो। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाढ़, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाढ़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। पहला ऑप्शन है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। निर्देश देना गलत, निर्देश नहीं भैया। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, नहीं, दंडित बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। दोस्तों चौथा ऑप्शन है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, हस्तक्षेप है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। दोस्तों पाढ़ का मतलब ही संकेत और इशारा, और ये इनका पहला ही है मतलब दोस्तों चरण। तो दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हम इसकी थ्योरी एक बार करा देंगे आप, इन तीनों चारों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन देखते ही उत्तर मार देंगे तुरंत। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता दोस्तों, क्वेश्चन में बुद्धिमत्ता है तो हमारा आंसर भी इसी से रिलेटेड होगा। बुद्धिमत्ता को केवल केवल भैया नेगेटिव नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता की भूमिका होती है, कोई नहीं होती, इन्होंने कहा है दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता काम अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित नहीं करती दोस्तों, ये भी गलत। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक होती है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया ही होगी आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार फिर बैक करके देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण, ऑब्लिक समावेशन, दूसरा है प्रतीकात्मकता, तीसरा है पदार्थ स्थायित्व, चौथा अस्थगित अनुकरण। दोस्तों अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना, और अस्थगित का मतलब, स्थगित का मतलब स्थायी, अस्थगित का मतलब कोई नहीं, ये मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, बगैर फिक्स की, मतलब आज यहाँ कल वहाँ। तो दोस्तों पदार्थ स्थायित्व की इसमें कोई बात नहीं कही है भैया, ये हो नहीं सकता ऑप्शन। प्रतीकात्मकता की कोई बात नहीं कही गई, बच्ची ने साफ साफ कुत्ता देखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही पहला। आत्मसात्करण समावेशन का मतलब होता है दोस्तों नवीन ज्ञान के आधार पर, मतलब जो हमारे जैसे पूर्व ज्ञान है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में परिवर्तन न कर पाना दोस्तों, आत्मसात्करण। दोस्तों समावेशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें बालक हो या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल कर लेता है, तो यही है दोस्तों समावेशन या आत्मसात्करण का मतलब ही दोस्तों होता है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तीसरा ऑप्शन, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं। दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता हमारा उत्तर, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बचे 3 ऑप्शन हमारे पास दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पहली बात तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पे जोर दिया है, और जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने भाषा पर, मतलब जीन पियाजे विचार पर, इनकी प्राथमिकता विचार पर है जीन पियाजे की, और जो वाइगोत्स्की हैं इनकी जो प्राथमिकता है भाषा पर है। तो इनके उसमें हमेशा दोस्तों भाषा पहले आएगी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए दिमाग।
जिसमें भाषा दूसरे नंबर पे, ये हो नहीं सकता कभी। नहीं, ये तो गलत हो गया। ये भी देखिए भाषा बाद में आने। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, क्योंकि इनका फोकस ही मेन भाषा पे था दोस्तों, वाइगोत्स्की जी का, और जीन पियाजे का विचार पे था। अगर जीन पियाजे होते तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, लगातार अभ्यास दोस्तों जहाँ मिल जाए ये क्वेश्चन दोहरा कर, ये हमेशा नेगेटिव, ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता पॉजिटिव क्वेश्चन में। केवल अनुकरण, गलत भैया, केवल नहीं। अब बचा दो ऑप्शन हमारे पास। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया और फिर हम बता रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में नहीं बोला गया वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर हमारे क्वेश्चन में सृजनात्मकता की बात की गई है तो हमारा उत्तर भी खोज इन्हीं सबसे रिलेटेड होगा दोस्तों। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल डिसमैच, कोई मतलब नहीं दोस्तों। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है नई नई चीज़ों को खोजना। तो दोस्तों अन्वेषण, खोज को प्रोत्साहित करके, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गूढ़ज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित? गति विषयक आसक्तता से? नहीं भैया। दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभाविता से? नहीं भैया। सांगीतिक योग्यता से? नहीं। गुणज वैकल्य भैया गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से, यही हमेशा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है, देखने को मिलता है। चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। दाखिले और सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन में एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? भेदभावात्मक कभी नहीं हो सकता हमारा उत्तर दोस्तों। अलगावात्मक कभी नहीं हो सकता। साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों बाल विकास में यानी सीडीपी में समानता को नेगेटिव माना गया है दोस्तों। समानता जो वर्ड है इसे नेगेटिव माना गया है। अब समानता कैसे नेगेटिव माना गया ये भी हम बता देते हैं दोस्तों। जैसे क्लास है, कोई कक्षा है, 100 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं दोस्तों, उसमें सब बच्चे समान नहीं हो सकते। उसमें हर बच्चा अलग है, अपने आप में विशेष है। तो इस समानता पर आधारित ये नहीं हो सकता। साम्यता ही होगा दोस्तों। ये हर बालक की स्थिति के अनुसार होता है, समानता कभी नहीं हो सकता ऑप्शन दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा दोस्तों, समावेशी कक्षा का मतलब होता है दोस्तों इसमें विशिष्ट बालक भी और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या मंदबुद्ध हैं, इन सभी को एक ही क्लास में बैठाया जाता है दोस्तों। इसमें किसी विशेष को अलग कक्षा में नहीं बैठाया जाता, इसलिए सबको एक साथ बैठा जाता है। इसलिए इस क्लास का नाम रखा गया समावेशी कक्षा। में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, मौखिक रूप में। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि अगर जब बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं तो एक रूप नहीं हो सकता, बहुल लोग। ये बहुल रूप हो जाएगा इसका ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। अलगावी शिक्षा कभी नहीं हो सकता भैया ऑप्शन। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, ये भी नहीं हो सकता। एकीकृत का मतलब सभी को एक साथ मिला दो, नहीं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाएगा? सम्मिलित एकीकृत का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे कोई एक ही मानक मानकर हम उसी पे शिक्षा को मतलब बच्चों को प्रदान करें। जैसे भैया कि पहला पीरियड गणित का ही होगा चाहे जो हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करना चाहिए। तो वही दोस्तों व्यावसायिक हो नहीं सकता, इसमें होगा समावेशी शिक्षा। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों ये क्वेश्चन पे आप नोटिस कीजिएगा, ये गलत पूछ रहा है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, ये तो सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है।
तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, आनुवंशिक रूप से नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें गलत पूछा गया है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, सही कह रहा भैया बात। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है, सही बात है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, ये भी बात है। अनुरेखीय रूप से नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। कैसे? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एवं गलतियां अप्रासंगिक नहीं हैं, प्रासंगिक हैं। त्रुटियां और गलतियां ही हमें सही चीज़ सिखाती हैं दोस्तों। अगर हम गलती त्रुटि नहीं करेगा बालक तो सीखेगा कैसे? इसलिए दूसरा ऑप्शन होगा। गलत पूछा गया दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो क्वेश्चन। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है? बारंबार दोस्तों, वह अधिगम के लिए योग्य नहीं। पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। बात सही है। अधिगम की गति में तेजी आएगी, बिल्कुल नहीं। जब आप बार बार बोल रहे हैं कि योग्य नहीं तो कैसे तेजी आएगी? तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित अभिप्रेरित कैसे होगा? बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो निगेटिविटी आएगी उसके अंदर। और अभिप्रेरित नहीं होगा। अभिप्रेरित का मतलब होता है कि मोटिवेट मिलना, ताकि वो और पढ़े। ऐसा नहीं बिल्कुल जब आप बोलेंगे योग्य नहीं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा, बच्चा अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत कर। मानक बहुत नेगेटिव वर्ड दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता। मानक का मतलब एक, सिर्फ एक चीज़ की भैया यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन दोस्तों, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, यंत्रवत याद कर, ये भी नेगेटिव, कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दूसरा चौथा कट ही गया, बच्चे दो ऑप्शन हमारे पास। उपकरणों आबलिक सामग्रियों परंपरागत प्रयोग, परंपरागत नहीं भैया, समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों, संकेत चित्र मूर्त सामग्री। दूसरा है चित्र संकेत मूर्त सामग्री। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, संकेत मूर्त सामग्री चित्र। चौथा ऑप्शन दोस्तों, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। तो दोस्तों कभी भी बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाएं या सिखाया जाता है तो उसे सबसे पहले उसे जो वस्तु होते हैं उसे मूर्त सामग्री यानी प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाता है, ना कि चित्र। उसे मूर्त सामग्री प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा सबसे पहले मूर्त सामग्री जिसमें होगा वही है। तो ये चौथा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों, पहले मूर्त सामग्री दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर संकेत करेंगे, तब उसे समझ में आएगा दोस्तों। सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम ब्रैकेट वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरीके होना चाहिए दोस्तों? प्रदर्शन अभिमुखी, प्रदर्शन भी नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता पॉजिटिव सेंटेंस में। स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, ये भी नहीं दोस्तों। स्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन। अध्यापक प्रधान का मतलब हमारी शिक्षा जो दोस्तों बताया गया है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित नहीं दोस्तों। तो इसमें यही सकारात्मक एवं सहयोगात्मक यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यही सही है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं अधिगम का चरम लक्ष्य, बिल्कुल गलत। परीक्षा कभी नहीं, नेगेटिव। परीक्षाएं नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं हो सकता पॉजिटिव क्वेश्चन में। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं। गलत। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, भावों का, ये सही पूछा है दोस्तों, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। गलत
होता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। सही बात बिल्कुल। जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, आप समझेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया की महत्वता पर बल देता है। पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार एवं दंड नहीं भैया, ये निगेटिव। आनुवंशिकता नहीं, निगेटिव। अनम पब्लिक अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों, दोस्तों जो इसमें अटल वर्ड है ये भी बहुत निगेटिव वर्ड है। अटल का मतलब एक चीज पे अडिग रहना, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक क्रियाओं पर। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म कामा घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? सही पूछा है दोस्तों। आत्म पारितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा। जब आत्म की बात की गई तो बाह्य कैसे हुआ? जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकता है। नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा। नगद पुरस्कार तो भैया बाहर से बताया जाता है कि फर्स्ट आ जाओगे तो ये मिलेगा तुम्हें, तो ये आंतरिक कैसे हुआ? रुचि बाह्य प्रेरणा, रुचि बाह्य कैसे आंतरिक? तो दोस्तों जिज्ञासा हो जाएगा इसमें, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। मतलब इधर जो बताया गया है वही उसी हिसाब से यहाँ बताया गया। जिज्ञासा, रुचि आंतरिक, आंतरिक हो तो सही हो जाता बाह्य, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका की एक, दोस्तों ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों। अध्यापिका की, दोस्तों पहला ऑप्शन है सुसाध्य। दोस्तों संकल्पनात्मक समझ, छात्रों को केवल नेगेटिव वर्ड भैया नहीं हो सकता। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, करना चाहिए शामिल। नहीं बोला अगर ये ना होता तो ऑप्शन हो जाता दोस्तों सही। पॉजिटिव पूछा गया दोस्तों, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करनी चाहिए। बात सही है। अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, ये वर्ड ना होता तो ये भी ऑप्शन हो सकता था दोस्तों, इसलिए ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय अधिगम। तो भैया इसमें सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा भी, सामाजिक संदर्भ भी, संवेग भी, शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। क्लास में हमने जो 30 क्वेश्चन कराए आपको समझ में आए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी।